Hello everyone, I hope you all are good. Welcome to my channel शिफाली ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज शिफाली सिंह और मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ आज स्पेशली यूजी के कोर्सेज के लिए लेकर आई हूँ इनकम टैक्स का कॉन्टिन्यूएशन का आगे का टॉपिक, क्योंकि मैंने उन्हें लास्ट क्लास में परसों स्टार्ट करवाया था इनकम टैक्स एक्ट. मैंने उसमें उन्हें बेसिक समझाया था. सो आज भी हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के. अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी थी देन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट गो एंड वॉच इट. मैंने कंपनी लॉ पे भी एक वीडियो डाली थी, अगर आपने वो भी नहीं देखी थी तो प्लीज़ उसे जाके देखिए. मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है. सो स्टार्ट करते हैं. कंसेप्ट ऑफ इनकम की अगर हम बात करें सो यहाँ पर सबसे पहले तो हम आज इनकम के बारे में बेसिकली बात करेंगे. ओके, सो इनकम आपके अकॉर्डिंग इनकम क्या थी, अब तक आप इनकम क्या सोचते थे, और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग एक्चुअली इनकम क्या होती है, यहाँ पे हमें उसके बारे में बात करना है. तो कॉमन लैंग्वेज में तो इनकम इज नोन एज रेगुलर पीरियोडिक रिटर्न टू अ पर्सन फ्रॉम हिज इकोनॉमिक एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन कहीं जॉब कर रहा है सो उस केस में उसे रेगुलर मंथली उसे सैलरी मिलती रहेगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है ना. सो उस केस में ये होती है हमारी इनकम, जो कॉमन लैंग्वेज में हम इनकम को समझते हैं. लेकिन इनकम हैज बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर इनकम टैक्स लॉ. इनकम सिर्फ इतनी नहीं होती है, अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि अगर एक पर्सन रेगुलर पीरियोडिक रिटर्न उसे मिल रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से तो सिर्फ वो इनकम होता है इनकम टैक्स एक्ट में, तो आप गलत हैं, क्योंकि अभी हम बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सोचो कि अगर कोई लॉटरी जीत गया है, ठीक है, लॉटरी से उसे कुछ मनी मिली है, या फिर इनकम फ्रॉम विनिंग इन अ शो केबीसी के बारे में तो सभी जानते हैं. सो अगर आपको क्या लगता है कि अगर केबीसी में कोई पर्सन 3,20,000 रुपये जीत गया है सो उसे क्या 3,20,000 रुपये उसके बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे? ओके, ऐसा नहीं होता है. उस पर टैक्स लगता है. टैक्स लगाने के बाद टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो बचता है वो उसको मिलता है. सो लॉटरी पे भी टैक्स लगता है. एंड देन यहाँ पे विनिंग इनकम, अगर उसे किसी शो से अगर कोई पर्सन कुछ मनी जीता है तो उस केस में उस पर भी उसे टैक्स पे करना पड़ेगा. देन अगर हम सोर्सेज ऑफ इनकम की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इनकम फ्रॉम कैश और काइंड. तो कैश का तो आपको पता है कि रेगुलर पीरियोडिक रिटर्न मिल रहा है, या फिर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, या फिर रेगुलर इंटरवल्स पे अगर कुछ मिल रहा है तो वो उस पर उसे इनकम टैक्स देना पड़ेगा. देन काइंड की अभी हम बात करेंगे आगे. लीगल और इलीगल इनकम भी होती है, लोग लीगल तरीके से भी पैसे कमाते हैं, इलीगल तरीके से भी पैसे कमाते हैं. देन टेम्पररी इनकम भी होती है, परमानेंट इनकम भी होती है. जैसे अगर कोई पर्सन है उसकी अभी परमानेंट जॉब नहीं लगी है बट कॉन्ट्रैक्ट पे वो पर्सन जॉब कर रहा है तो वो उसकी टेम्पररी इनकम हो गई है, क्योंकि नहीं पता कि अगर वो अभी जॉब कर रहा है तो आगे जाके वो जॉब उसके साथ होगी या नहीं होगी. परमानेंट इनकम तो सिंपल है, जो परमानेंट चलती है. देन रिसीट और एक्चुअल बेसिस की इनकम भी होती है, इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे. गिफ्ट्स होते हैं, जो गिफ्ट्स आपको मिलते हैं, ओके, ये भी सोर्सेज ऑफ इनकम है एक तरीके से. जैसे अगर आपके घर में कोई रिलेटिव्स आए हैं और उन्होंने आपको कुछ कैश पे कर दिया है सो वो भी एक तरीके की आपकी इनकम हो गई है ना. जितनी पॉकेट मनी मिलती है उससे ज़्यादा मिल गई है. सो उस केस में ये भी एक तरीके का सोर्स ऑफ इनकम है. देन लमसम और इंस्टॉलमेंट. तो लमसम में भी मनी मिलती है और इंस्टॉलमेंट में भी मनी मिलती है. जैसे आपने देखा होगा कुछ कोचिंग सेंटर्स होते हैं, अगर आप वहाँ से कोचिंग ले रहे हो तो वो लमसम में आपकी जो फीस है वो ले लेते हैं, है ना. वो फुल ईयर की फीस आपकी लमसम में लेते हैं, या फिर कुछ होते हैं जो इंस्टॉलमेंट में लेते हैं जिनको आपको हर मंथ पे करना पड़ेगा. तो क्योंकि अगर कोचिंग सेंटर है तो ऑब्वियसली उन्हें भी टैक्स पे करना पड़ेगा. तो ये तो है सोर्सेज ऑफ इनकम. अब बात करते हैं इनकम फ्रॉम काइंड. तो कैश की बात तो आपको पता है कि कैश में किसी को आप कुछ पे कर दो, ठीक है, सैलरी पे कर दी है, वेजेस पे कर दी हैं, तो वो तो होती है इनकम फ्रॉम कैश. लेकिन काइंड का मतलब यहाँ पे क्या है? सी, इट इज नो वेयर मेंशन कि इनकम सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी रिटर्न होता है. इट इंक्लूड वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स एंड परक्विजिट्स ऑल्सो. अब यहाँ पर बेनिफिट्स और परक्विजिट्स का मीनिंग क्या है? इनकम टैक्स में ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. देखिए, सपोज करो कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और वहां पर जो भी एम्प्लॉयर है उसने आपको बाइक, मोटर व्हीकल आपको प्रोवाइड कर दिया है, वो आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड हुआ है, ठीक है. तो आपको कंपनी की तरफ से एक बेनिफिट मिल गया. तो अगर मोटर व्हीकल मतलब अगर आपको कंपनी की तरफ से, सपोज करो कि कुछ एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें कंपनी की तरफ से मोबाइल फोन मिल गया है यूज करने के लिए, सो उस केस में वो एक तरीके का बेनिफिट हो गया, क्योंकि आपका अपना खर्चा तो हट गया ना. आपको बाइक परचेज नहीं करनी है, आपको फोन परचेज नहीं करना, वो आपको कंपनी ने दे दिया. एंड परक्विजिट्स. अब परक्विजिट क्या होता है? इसमें आपको एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ प्रोवाइड नहीं होता, बट आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो आपका बिल पे कर देता है. सपोज जैसे आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, सपोज करो कि वो एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, ओके. ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशली वो
आपके लिए स्पेशली पे करेगा, जितने भी एम्प्लॉयज वहाँ पे काम करेंगे उन सबके लिए पे करेगा। देन इसके अलावा अगर कोई मेडिकल बिल आते हैं, कोई मेडिसिन का अगर कोई बिल आता है तो वो भी एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, तो ये भी एक तरीके का क्या है, ये परक्विजिट होता है। तो बेनिफिट्स में क्या है, एम्प्लॉयर की तरफ से आपको कुछ प्रोवाइड हो गया वो काइंड है, और परक्विजिट में जो आपकी पॉकेट से जो मनी खर्च होनी थी इलेक्ट्रिसिटी बिल में वो आपके एम्प्लॉयर ने पे कर दिया है। सो ये होता है काइंड। देन हम बात करते हैं रिसीट और एक्चुअल बेसिस की। सो यहाँ पे जो इनकम की टर्म है, इट इंक्लूड्स नॉट ओनली व्हाट इज रिसीव बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, सो उससे आपको कोई इनकम हुई, तो अब सपोज करो कि आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की और आपने वहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो परचेज की है ना, वहाँ पे आपने एक शॉप लगा ली है, ठीक है, वहाँ पे आप एक शॉपकीपर हो या फिर आपने कोई शॉप लगा ली है। सो उस केस में क्या है, वो वहाँ की जो आपने प्रॉपर्टी परचेज की थी आप उसको यूज कर रहे हो, सो आपकी इनकम आ रही है, जो भी शॉप से आपका जो भी इनकम आती है वो आपकी इनकम है। बट अगर आपको ये लग रहा है कि आपको बार बार अपने घर वापस जाना पड़ता है, आपको फिर शॉप पे आना पड़ता है, फिर घर वापस जाना पड़ता है, शॉप पे आना पड़ता है, ये आपका काफी टाइम कंज्यूम कर रही है, तो आपने क्या किया, उसी जगह पे जो वो प्रॉपर्टी थी उसी में आपने एक रूम में अपना पूरा का पूरा सामान रख लिया है और आप वहीं पे रहने लग गए हो। सो एक तरीके से आपका एक्स्ट्रा खर्चा बच गया, ठीक है। सो द अमाउंट सेव बाय यूजिंग इट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो जरूरी नहीं है कि आपने जो प्रॉपर्टी परचेज की है उससे आपको डायरेक्टली जो इनकम मिल रही है सिर्फ वो वहां पे आपकी इनकम होगी, बट आपने जो अपना वहां पे एक रूम में ही आपने अपना सामान लाके रख लिया और आप वहीं पे रहने लग गए हो, तो आपका वो भी खर्चा बच गया, ठीक है। सो एनीथिंग विच इज कन्वर्टेबल इनटू इनकम कैन बी रिगार्डेड एज सोर्स ऑफ एक्रूअल ऑफ इनकम। दैट मीन्स अगर वो आप प्रॉपर्टी आपने परचेज की थी तो हो सकता है आपको वहां पे अपना कुछ काम करना हो, ठीक है, प्रोफेशनल, या फिर आपने कुछ अपनी इनकम के लिए वो प्रॉपर्टी परचेज की हो, लेकिन अगर आपने उस प्रॉपर्टी को खुद भी यूज कर लिया तो उस केस में वो होगा आपका एक्रूअल ऑफ इनकम, ओके। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो वो जो रूम होगा जिसमें आप लाके रहे हो, उस केस में वो कन्वर्टेबल हो चुकी है इनकम में, ठीक है। देन यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द इनकम इंक्लूड। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में देंगे। सो यहाँ पे है, फर्स्ट है इसका प्रॉफिट्स और गेन्स। सो इसमें से कौन कौन सा इनकम में इंक्लूड होगा, क्या प्रॉफिट और गेन्स इंक्लूड होंगे, क्या डिविडेंड इंक्लूड होगा, क्या वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव बाय ट्रस्ट इंक्लूड होगा, या फिर सारे के सारे इंक्लूड होंगे। सो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करना। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफी स्टूडेंट्स ने कमेंट किए थे। सो इसका भी आप, इस क्वेश्चन का भी कमेंट आप, जो भी आपकी तरफ से आंसर होना चाहिए वो आप कमेंट में जरूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर करिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर जरूर करिए। आपको आगे भी इस तरीके की वीडियोस मिलती रहेंगी। मैंने आपको पूरा टाइम टेबल बताया हुआ है, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है सो आप जरूर जाके देखिए, मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैं कमेंट में भी पिन कर देती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, एक न्यू एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ एंड बाय।